भुला के नींद अपनी सुलाया हमको, गिरा के आंसू हमें हंसाया हमको। दर्द कभी न देना उन हस्तियों को, भगवान ने माँ बाप बनाया जिनको। माँ की दुआएं खाली नहीं जाती, माँ की दुआएं टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर भी माँ 3 से 4 बच्चे पाल लेती है, मगर 3 से 4 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती। लीजिए वर्मा जी, हलवा खा लीजिए, कहाँ खोए हुए हैं। अरे भाग्यवान, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, तुमने तो सच में ही हलवा बना दिया। वाह वाह, क्या हलवा बनाया है आपने श्रीमती जी। श्रीमती जी बोली, पहले खा तो लीजिए, बाद में तारीफ कर लेना। अरे खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही है तो खाने में कितना अच्छा होगा। आप भी इतना मजाक करते हो। 2-3 दिन से हलवे की रट लगाए रखी थी। क्या मैं नहीं जानती आप कि आपको बादाम का हलवा कितना पसंद है। श्रीमती जी, एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपके हाथों में ना जादू है, जादू। तभी तो मैं आपके हलवे का दीवाना हूँ। आप भी ना कुछ भी बोलते हो। शर्माती आंखों वाला मुस्कुराता कमला जी का चेहरा वर्मा जी के मन के अंदर ही अंदर चल रहा था। बड़े बेटे सोहन की आवाज़ ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। बाबूजी, ओ बाबूजी। वर्मा जी अपनी पत्नी कमला जी की मीठी यादों में खोए हुए थे। अचानक से बेटे की आवाज़ सुनकर न चाहते हुए भी अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गए। हाँ हाँ बेटा बोलो। बाबूजी, हम घर पहुंच गए हैं, इसलिए आइए। कार से बाहर निकलते हुए उनके बेटे ने कहा। गवर्नमेंट जॉब से रिटायर वर्मा जी के 2 बेटे हैं। दोनों ही बेटों की शादी हो चुकी है। बड़ा बेटा सोहन और छोटा बेटा अमित। छोटे बेटे और बहू के साथ उनकी कुछ खास बनती नहीं है। अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार और 13वीं के बाद अपना गांव छोड़कर अपने बड़े बेटे और बहू के घर आ गए। दरअसल यह घर वर्मा जी का ही है। वह अक्सर छुट्टियां मनाने आया करते थे। वह सोचते थे रिटायर होने के बाद कमला जी के साथ यहाँ आराम से रहूँगा। लेकिन 1 साल हो गया था उन्हें अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए, पर वह अभी तक गांव में ही रह रहे थे, क्योंकि कमला जी शहर में रहना पसंद नहीं था और उनके बड़े बेटे की जॉब शहर में थी। इसलिए वर्मा जी ने यह घर अपने बड़े बेटे को दे दिया। वर्मा जी बहुत बार बोलते थे, कमला जी चलो ना अपने शहर वाले घर चलकर रहते हैं, अपने बेटे के पास। लेकिन कमला जी उन्हें हमेशा रोक देती। क्यों बेटे बहू की ज़िंदगी में दखल देना, हम तो बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने दो। उन्हें शायद हमारा वहाँ आना अच्छा नहीं लगेगा। सारी ज़िंदगी तो हमने गांव में ही गुजारी है, थोड़ी सी और गुजार लेंगे। लेकिन अब कमला जी के जाने के बाद वर्मा जी को बिना उनके रहना अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए बेटे और बहू के कहने पर उनके साथ शहर आ गए। घर में घुसते ही वर्मा जी के पैर एक घास वाले मैट पर पड़े। लड़खड़ाते हुए कदमों से अंदर आए। मखमली और आरामदायक सोफे पर जैसे ही बैठे, ऐसा लगा मानो जैसे कहाँ के राजा महाराजा हैं। पूरे घर को हैरानी भरी निगाहों से देखने लगे। जब घर खरीदा था तो बिल्कुल ही अलग था। बहू और बेटे से मिलने कर घर को बिल्कुल बदल दिया। बिल्कुल राजा महाराजाओं जैसा लग रहा है। वर्मा जी मन ही मन में अपनी पत्नी से बातें करने लगे। काश कमला जी आप जिंदा होती तो देखती, हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। और ये आरामदायक सफ़ेद नरम सोफ़ा, गद्दे, और तुम्हारी बहू ने चाय बनाकर भी दी मुझे। अब तुम मेरी चिंता मत करना। आइए बाबूजी, आपका सामान आपके कमरे में रख देता हूँ। बाबूजी मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर देखने लगे। लेकिन ये क्या? हम तो बाबूजी का सामान लेकर दूसरी ओर चल पड़ा। बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा कमरा तो यहाँ है। नहीं बाबूजी, दरअसल आपकी बहू मीनाक्षी के मम्मी पापा आते रहते हैं और वह इसी रूम में रुकते हैं। दूसरी ओर ले जाकर सोहन ने अपने बाबूजी से कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी यह घर का स्टोर रूम, यहाँ पर ये सारी टूटी फूटी बेकार की चीज़ें रखी रहती हैं।
आप आने वाले थे तो यहाँ की सफाई करवा दी है। यह बगल में बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। बाबूजी ने देखा उसी स्टोर रूम के अंदर चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है। अभी स्टोर रूम पूरा खाली है, इसीलिए आपके रहने की व्यवस्था यहीं पर कर दी है। कहते हुए सोहन ने स्टोर रूम में बाबूजी का सामान रख दिया। वर्मा जी के तो पैरों के सिर पर आसमान टूट पड़ा। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सोहन बाबूजी को स्टोर रूम में बिठाकर उन्हें अकेला छोड़कर नीचे चला गया। यह सब कुछ देखकर वर्मा जी पूरी तरह से टूट गए। वे क्या सोच रहे थे और क्या हो गया। उसी चारपाई पर बैठकर सोचने लगे। बहू के माता पिता के लिए अलग कमरे की व्यवस्था है, लेकिन घर के बड़े बूढ़े जिसने ये घर बनाया उसके लिए स्टोर रूम। सोचते हुए वर्मा जी ने अपनी अटैची खोली और उसमें से अपनी पत्नी की तस्वीर निकाली और स्टोर रूम में रखे हुए टेबल के ऊपर रख दी। वर्मा जी अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करने लगे। कमला जी, मेरे साथ कोई हो या ना हो, मगर आप मेरे साथ हमेशा रहोगी। यह कहते कहते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। अच्छा हुआ कमला जी हमेशा शहर आने के लिए मना करती थी, वरना अपने जीते जी वह ये सब नहीं देख पाती। गांव में सब लोग कितना मान सम्मान देते थे, लेकिन कमला जी के जाने के बाद बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसीलिए बच्चों के आगे समर्पण कर दिया। अपनी इज्जत का वास्ता देकर गांव छोड़कर शहर आने के लिए बच्चों ने मजबूर कर दिया और ले आए मुझे यहाँ पर बेकार की वस्तु बनाकर। मेरा भी दिमाग खराब हो गया था। बच्चों की बातों में आकर गांव का घर बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर को कह आया। ये सारी बातें सोचते हुए वर्मा जी अपनी आंखों के आंसू पोंछे और हाथ मुंह साफ करके के कोई बेकार की वस्तु नहीं हो, यह सोचकर वह नीचे उतरने लगे। नीचे से रह रहकर हंसी ठिठोली की आवाज़ आ रही थी। सोहन अपनी पत्नी मीनाक्षी और अपने सास ससुर के संग में हंसी मजाक कर रहा था। कभी शाम की चाय का आनंद लेते हुए बातें कर रहे थे। जैसे ही बाबूजी आए सब लोग चौंक गए। उनका भी मन कर रहा था सबके साथ बैठकर बातें करें, हंसी ठिठोली करें, चाय पिएं, लेकिन बाबूजी को देखकर सब चुप होकर बैठ गए। फिर बाबूजी ने देखा सोहन के बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। बाबूजी बच्चों के साथ गार्डन में जाकर बैठ गए। गार्डन में खेलते हुए बच्चों को देखकर कुछ समय के लिए वर्मा जी ने अपने दुखों को भूल गए। बाबूजी धीरे धीरे शहर के रंग में रंगने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके बेटे बहू को गांव से आए हुए बाबूजी मखमली गद्दे पर कीचड़ के समान लग रहे थे। एक दिन बहू के कुछ मायके वाले घर आए तो बाबूजी लुंगी और बनियान पहनकर सोफे पे बैठे चाय पी रहे थे। बहू के सभी मायके वालों ने उनसे बहुत अच्छे से बातचीत की, लेकिन सोहन को बाबूजी के पहनावे से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अपने ससुराल वालों के जाते ही सोहन गुस्सा बाबूजी पर फूट पड़ा और उन्हें अपने स्टोर रूम में रहने के लिए कहा गया। ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलना, वरना आप अपने स्टोर रूम में ही बैठे रहा करो। ऐसा करते करते काफ़ी महीने बीत चुके थे। उन्होंने भी ये सब अपने भाग्य और अपनी किस्मत का खेल समझकर स्वीकार कर लिया था। बाबूजी ने बच्चों को ट्यूशन छोड़ने की जिम्मेदारी खुद के कंधों पर ले ली थी और कभी कभी वे दूध और सब्जी भी ले आया करते थे। बच्चों के साथ गार्डन भी जाया करते थे, जिससे उन्हें अपने हम उम्र के लोगों के साथ कुछ बातचीत हो जाया करती थी। आज सुबह मीनाक्षी रोजाना की तरह चाय देने आई। बाबूजी ने कहा, बहू आज इलायची बादाम वाला दूध पीने की इच्छा है। बहू ने कहा, बाबूजी अभी मैंने चाय बना दी है, आप चाय पी लीजिए। मीनाक्षी का चाय का प्याला बाबूजी के हाथों में देकर चली गई। गांव में रोज कमला जी के हाथों का इलायची बादाम वाला दूध पीने वाले वर्मा जी शहर की काली कड़वी चाय पीनी पड़ रही थी। अपनी इच्छाओं को मन में दबाकर वह चाय पी लेते हैं। चाय पीते पीते वर्मा जी ने घड़ी की तरफ देखा। गार्डन जाने का समय हो गया था।
बाबूजी ने जल्दी से चाय की चुस्कियां लीं और नीचे उतर गए, सोचकर अगर देर हो जाए तो गार्डन में दोस्त नहीं मिलेंगे। बाबूजी को नीचे आता देख मीनाक्षी बहू ने मेज पर थैला रखकर उनसे 200 रुपये रख दिए और दूध लाने को कहा। बाबूजी, बच्चे भी स्कूल जाने वाले हैं, दूध वाला अभी आया नहीं है, जल्दी से जाकर दूध ले आइए। बच्चों को आज मैं छोड़ दूंगी, आप जाइए, मीनाक्षी बहू हड़बड़ाते हुए बोली। बाबूजी समझ गए कि बच्चों को उनके साथ क्यों नहीं जाने देना चाहती। उन्होंने अपनी बहू को कहते हुए सुना था, बाबूजी के साथ रहकर मेरे बच्चे भी गांव की भाषा और गांव के तौर तरीके सीखते जा रहे हैं। बाबूजी थैला और पैसे उठाकर दूध लेने निकल पड़े और मन ही मन में अपनी पत्नी कमला जी से बातें किए जा रहे थे। आप तो कितनी भाग्यशाली थीं जो केवल अपने छोटे बहू बेटे का अपमान झेलकर स्वर्ग चली गईं। वर्मा जी के मन में अपने छोटे बेटे अमित के घर पर बिताए हुए कुछ दिनों की कड़वी यादें ताज़ा हो गईं। किस तरीके से बहू खाने का सामान भी अपने कमरे में छुपा कर रखती थी ताकि हम दोनों बुढ़े बुढ़िया न खा जाएं। एक दिन जब सोफे पर बैठकर मैं चाय पी रहा था तो छोटे बेटे अमित ने कहा, बाबूजी, यह शहर है, गांव नहीं। यहाँ थोड़े ढंग से कपड़े पहन कर बैठा करो, हमारी इज्जत का सवाल है। कोई ना कोई घर पर आता ही रहता है। जब भी मेरे दोस्त आते हैं तो पूछते हैं, तुम्हारे बाबूजी हमेशा ऐसे ही रहते हैं, उन्हें कुछ सिखाता क्यों नहीं? आप तो 4 दिन बाद वापस अपने गांव लौट जाएंगे, पर यहाँ पर मैं अपने सारे दोस्तों को क्या जवाब दूंगा? पिछले यादों के सैलाब में डूबे हुए वर्मा जी को पता ही नहीं चला कि कब दूध की दुकान पर पहुंच गए। दूध के पैकेट खरीदकर जैसे ही मुड़े तो गांव से उनके एक दोस्त का फ़ोन आ गया। कैसा है वर्मा? दरअसल मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, सोचा फ़ोन करके हालचाल पूछ लूँ। तू तो हमें भूल ही गया अपने बेटे के पास जाने के बाद। इतने दिनों के बाद किसी ने अपने की स्नेह भरी बातें सुनकर वर्मा जी की आंखें भर आईं। रूधे गले से बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? मेरा बेटा और बहू मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। तू बता कैसा है और गांव में सब ठीक है? ये कहते हुए बाबूजी ने जल्दी से फ़ोन रख दिया। उन पर क्या बीत रही थी वह अपने दोस्त को कैसे बताते? फ़ोन काटते ही वर्मा जी फूट फूट कर रोने लगे। यही प्यार और अपनापन मुझे अपने बेटों से मिल पाता। ये सारी बातें सोचते हुए बाबूजी ने फिर से अपने कदम बढ़ाए और शुरू किए। वाकई किसी के सहारे बुढ़ापा काटना कितना मुश्किल होता है, वह भी जब पति पत्नी में से कोई एक चला जाए। जीवन बहुत बोझ लगने लगता है। वर्मा जी सोचने लगे, कमला जी तो स्वर्ग सिधार गईं, अच्छी भली तो थी बेचारी, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ। रात को सोई और अगले दिन उठी ही नहीं। हमेशा मुझसे मजाक किया करती थी, इस दुनिया से जब भी जाऊं आपके कंधों पर सुहागन के रूप में जाऊं। उनकी तो ये इच्छा पूरी हो गई और फिर पता नहीं मेरे बाद अगर वह अकेली रह जाती तो क्या हाल होता उनका। मैं तो अपमान के घूंट पीकर जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी काट रहा हूँ। अपने दर्द को दिल में छुपाए बाबूजी घर के बाहर जाकर खड़े हुए। तेजी से चलने के कारण उनकी सांस फूल रही थी। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। जैसे ही अंदर जाने को हुए, अंदर से आती हुई आवाज़ें उनके कानों में पड़ी। आप अपने छोटे भाई को क्यों नहीं कहते बाबूजी को ले जाने के लिए? वैसे भी काफ़ी महीने हो गए हैं उन्हें यहाँ पर रहते रहते। प्रॉपर्टी में से हिस्सा तो वो भी लेंगे ना, तो बाबूजी की जिम्मेदारी केवल हम ही क्यों उठाएं? मीनाक्षी बहू की आवाज़ें बाहर तक आ रही थीं। चिल्ला क्यों रही हो? फ़ोन तो लगा रहा हूँ ना। अरे छोटे, बाबूजी का क्या करना है? मतलब यह काफ़ी महीने हो गए हैं उन्हें हमारे यहाँ रहते हुए। तुम और छोटी उन्हें ले जाने का यहाँ से नाम ही नहीं ले रहे हो। ये सारी बातें सुनते ही वर्मा जी को जोर का झटका लगा। दूध का थैला और बाकी के बचे हुए पैसे उन्होंने दरवाजे के बाहर ही रख दिए
और लड़खड़ाते कदमों से वह गार्डन में जाकर बैठ गए। शायद मेरे भाग्य में ये दिन भी देखना लिखा था। पराए घर से आई लड़कियों को क्या दोष दूं, जब अपने ही बेटे स्वार्थी निकले। इतने में उनके गांव से उनके मित्र प्रॉपर्टी डीलर रामनाथ का फ़ोन आया, जिसे बाबूजी ने अपना गांव, मकान और ज़मीन बेचने की जिम्मेदारी दी थी। अरे वर्मा जी, कैसे हैं आप? आपके गांव वाले मकान का खरीदार मिल गया है। वर्मा जी अपने बेटे बहुओं द्वारा पूरी तरह से टूट चुके थे। अपने दोस्त रामनाथ जी से बोले, मैं अपने गांव वापस आ रहा हूं। उन्होंने रामनाथ जी को सारा हाल कह सुनाया। थोड़ी देर मित्र से बात करने के बाद वर्मा जी ने कुछ फैसला लिया। मन ही मन में उन्होंने कुछ सोच लिया था। पूरे उत्साह के साथ वे घर की ओर बढ़े और डोल बैल बजाई। बाबूजी, आप तो बड़े लापरवाह निकले। दूध और थैली पैसे घर के बाहर छोड़कर ही चले गए। बाबूजी बिना कुछ बोले अपने बेटे और बहू की तरफ देखते रहे। अपने कमरे में जा ही रहे थे कि बेटे की आवाज़ सुनकर रुक गए। अरे हाँ बाबूजी, आप अपना सामान पैक कर लीजिए। शाम को अमित आ रहा है आपको घर ले जाने के लिए। बाबूजी तो बस इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे। पूरे आत्मविश्वास के साथ पीछे मुड़ते हुए बाबूजी बोले, सामान पैक मैं नहीं तुम करोगे। क्या 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 मतलब बाबूजी आपका? मीनाक्षी बहू जोर से चिल्लाई। बेटा, मतलब भी समझा देता हूँ। शायद तुम लोग भूल चुके हो, ये मकान मैंने खरीदा था हम सभी के रहने के लिए। आज भी ये मकान घर मेरे नाम पर है। इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, ये मैं तय करूँगा। मेरे खून पसीने की कमाई से खरीदे हुए घर में मुझे ही टूटी फूटी सामान रखने वाले स्टोर रूम में रहने को दिया, और यहाँ तुम्हारे लिए आलीशान बेड, एयर कंडीशन एसी और तो और तुम्हारे सास ससुर के लिए भी मेरे वाले रूम को ही दे दिया। बाप को कचरा समझकर स्टोर रूम में डाल दिया। अब मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ इस मकान को खाली करने के लिए। तो क्या आप अकेले ही इस मकान में रहेंगे? बाबूजी ने कहा, जी नहीं, मैं इस मकान को बेचकर वापस अपने गांव जा रहा हूँ, अपने पुराने मकान में, जहाँ मेरी पत्नी कमला जी की यादें बसी हैं। कम से कम वहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें तो कर सकता हूँ, अपना सुख दुख बांट सकता हूँ। बाबूजी, हम आपके बच्चे हैं, आपने तो हमें पराया कर दिया। बेटा, बहू पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। बाबूजी, आप सोचिए, हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे इतनी जल्दी? हम इंतज़ाम कैसे करेंगे? तुम्हारा पिता अभी इतना कठोर भी नहीं है, इसलिए जब तक तुम्हारा इंतज़ाम नहीं हो जाता तब तक तुम स्टोर रूम में जाकर रह सकते हो। फिर बाबूजी अपनी उस कमरे की तरफ गए जो उन्होंने अपने और कमला जी के लिए बनवाया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के संग में। जय श्री राम दोस्तों, दिल से आप सबका धन्यवाद।